से स्टार्ट हम लोग हमारे फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एनोवा वेरिएंस या एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था और हमने इसमें समझा था कि हमको फर्स्ट ऑफ ऑल यदि एनोवा वेरिएंस निकालना है या वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालेंगे तब वेरिएंस के बाद वेरिएंस का एनालिसिस हो पाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एंड फाइंड आउट द वेरिएंस. सो हमने वहाँ पर 3 स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया था. मीन फाइंड आउट किया था और उसके बाद मीन से डिफरेंसेस फाइंड आउट करके उनके स्क्वायर का सम निकालकर हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया था और फर्दर स्टडी के लिए उसको एनालिसिस करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने एक एग्जांपल भी देखा था, हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया था. नाउ वी डिस्कस दैट जो एनोवा है उसका इन्वेंशन इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड सैंपल टेस्ट की कंडीशन थी. जेड टेस्ट या टी टेस्ट के केस में जब हाइपोथेसिस कैलकुलेशन हुआ करता था तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक साइंटिस्ट आया और उन्होंने एक नया इन्वेंशन किया. उन्होंने बोला कि आप मल्टीपल सैंपल्स के साथ भी यहाँ पर टेस्ट लगा सकते हो. और चूँकि ये जो आपका इन्वेंशन था ये रोनाल्ड फिशर ने किया था तो ये फिशर टेस्ट भी कहलाता है और इसके फॉर्मूले में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एफ लेटर का ही यूज़ करते हैं. तो ये जो आया इस जो एनोवा था, जो एनोवा एनालिसिस था, इसको हमने अच्छे से समझ लिया. लेकिन इसके बाद इसकी 2 वैरायटी आई, सिस्टमैटिक फैक्टर एंड रैंडम फैक्टर. कि यदि आप एनोवा की बात कर रहे हो तो एनोवा को सिस्टमैटिक फैक्टर और रैंडम फैक्टर का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर. तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने कहा था हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे. सिस्टमैटिक फैक्टर और रैंडम फैक्टर को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में. हम आज एनोवा समझेंगे और उसके बाद फिर हमने एक फॉर्मूला देखा है इसका कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट एनोवा then what kind of formula we have to adopt. तो हमने फॉर्मूला देखा F equals to between upon within, क्योंकि जो एनोवा है उसका रेशो निकल के आएगा, वो रेशो कहलाएगा वेरिएबिलिटी रेशो यहाँ पर. तो एक और फार्मूला आपके पास है जो समीशन के फॉर्म में है. वहाँ पर बहुत सारे फार्मूले अलग अलग बुक में दिए हुए हैं. जो मुझे सिंपल लगा, सबसे ज़्यादा सिंपल फार्मूला लगा वो लगा F equals to between upon within, जो हमको बहुत इजीली समझ आता है. जो इस डायग्राम में हमने समझा था कि we have 3 samples and we are plotting the numbers which we got by applying different variance analysis. हमने यहाँ पर 3 सैंपल्स को यहाँ पर ड्रॉ किया. ये सिंपल नंबर्स का यहाँ पर प्लॉटिंग नहीं है, यहाँ पर हमने वेरिएंस निकाल के इनका प्लॉटिंग किया है. तो हमने प्लॉटिंग सैंपल 1 का किया तो इस तरह का सैंपल 2, सैंपल 3 हमको यहाँ पर प्लॉटिंग्स मिली. तो यहाँ पर विथिन क्या होगा, विथिन होगा इसकी स्टार्टिंग से एंडिंग की रेंज क्या है. यदि हमने कल डिस्कस किया था एग्जांपल कि 2 से इसका रेंज स्टार्ट होता है, 6 तक जाता है, तो इसका जो विथिन होगा ये 4 हो जाएगा. और बिटवीन इट मीन्स हमारा जो प्लॉट है जहाँ पर हमने एक सेंटर वैल्यू 0 ले रखी है, इसकी एक साइड नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और एक साइड पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. तो हमारा जो प्लॉटिंग पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, हमारा सेंटर पॉइंट प्लॉटिंग का, उस प्लॉट का जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट से उस पर्टिकुलर सैंपल के प्लॉटिंग की सेंटर की डिस्टेंस कितनी है. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है कि यदि हम सैंपल 3 की बात करें तो इसका सेंटर और हमारे प्लॉट का सैंपल का जो सेंटर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है. यदि हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमको एक रेशो निकल कर आएगा, एक वैल्यू निकल के आएगी, वो हमारा रेशो होगा.
इसको सेकंड फार्मूले में उन्होंने एक्सप्लेन किया एफ इक्वल्स टू बी अमंग अपॉन अराउंड। तो जो विथिन है उसको अराउंड बोला और जो बिटवीन है उसको अमंग बोला, वो था सिमिलर थिंग। नेक्स्टली एक्चुअलिटी पे यदि आप जाओगे तो वहाँ पर सिस्टमैटिक फैक्टर एंड रैंडम फैक्टर को यदि हम डिस्कस करें तो इस चीज़ को बहुत सिंपली और फंडामेंटली समझने के लिए आपको एक डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। यदि आप इस डेफिनेशन को पढ़ते हो तो आपको वो जो रैंडम फैक्टर है या सिस्टमैटिक फैक्टर है या इसके अलावा अदर भी कोई आपको वन फैक्टर, टू फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर, ये कोई भी आता है तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। एनोवा विथ रैंडम और नेस्टेड फैक्टर्स। एनोवा विथ रैंडम फैक्टर इट मीन्स हम यहाँ पर एनोवा कैलकुलेट करें और पूरा का पूरा जो आपका एनोवा वेरिएंस एनोवा है या वेरिएंस का आपका एनालिसिस है, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा किसी डेटा सेट पर डिपेंडेंट है और वो डेटा सेट में से हम सैंपल्स ले रहे हैं। तो सैंपल्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सैंपल्स हम सिक्वेंशियल लेना शुरू कर दें 1 to 100, 101 to 200, 201 to 300, इस तरह से सैंपल्स हम निकालना शुरू कर दें। और या फिर हम रैंडम सैंपल्स लें कि हमने एक रैंडम सैंपल लिया जो कि 40 to 100 आ गया, दूसरा सैंपल हमने रैंडम लिया, मालूम चला वो सैंपल जो था हमारा 140 to 220 आ गया। इस तरह से हमने सैंपल्स रैंडम फैच किए और उस पर हमने हमारा वेरिएंस कैलकुलेशन किया और उसके बाद हमने क्या किया, एनोवा एनालिसिस किया। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अभी हम यहाँ पर नेस्टेड मॉडल की बात करेंगे तो नेस्टेड मॉडल क्या हो जाएगा कि हमने एक सैंपल को हमने लिया, उस सैंपल में हमने एनालिसिस किया, उस सैंपल में से फर्दर सैंपल्स लिए, उनमें एनालिसिस किए, उनके रिजल्ट्स को एनालिसिस किया और जो हमने पहले सैंपल लिया तो उसको एनालाइज किया। ये सब कुछ हम एनालिसिस करेंगे, एक बड़ा सैंपल और उसके सब सैंपल्स को हम एनालाइज करेंगे और उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। यदि रिजल्ट एक ही आता है इट मीन्स सैंपल सही बोल रहा है, हम उस रिजल्ट को सही मान लेंगे। इन जनरल यदि हम डिस्कशन करें तो डिस्कशन इस तरह से कुछ होगा। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, यहाँ पर इन्होंने बोला है इसको रैंडम फैक्टर और नेस्टेड फैक्टर, रैंडम फैक्टर और नेस्टेड फैक्टर्स। नेस्टेड आप जानते हो ना, इनसाइड प्रोसीजर को बता रहे हैं यहाँ पर। तो या तो आप रैंडम फैक्टर बोलते हो इसको या नेस्टेड फैक्टर बोलते हो। यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है, एक सिस्टमैटिक फैक्टर और दूसरा रैंडम फैक्टर। तो जो सिस्टमैटिक फैक्टर है वो बात करता है आपका, ये आप सैम्पलिंग जो है वो आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। और रैंडम फैक्टर्स की जब बात करेंगे या हम नेस्टेड फैक्टर की बात करेंगे तब हम वहाँ पर सैम्पलिंग भी रैंडम लिख कर रहे हैं और वहाँ पर सैंपल रैंडम लेने के बाद उसमें हम वेरिएंस कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये जो आपका डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, इन द एनोवा मॉडल्स कैन कंटेन फिक्स्ड एंड और रैंडम फैक्टर्स। फॉर अ फिक्स्ड इफेक्ट फैक्टर वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द स्पेसिफिक लेवल in that factor. For a random effect factor, data is collected for a random sample of a possible levels with the hope that these levels are representative of all levels. In that factor, this approach can be appropriate where there are a large number of possible levels. Models that contain both fixed and random factors are called mixed models. We will also consider nested models where one factor is lower in the hierarchy compared to another factor. तो होल थ्योरी, ये जो होल थ्योरी है, ये थ्योरी वही चीज़ बोलती है जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया कि यदि हम यहाँ पर एक फिक्स्ड फैक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको एक सैंपल फैच करना है। यदि हमको नेस्टेड फैक्टर की बात करते हैं, रैंडम फैक्टर की बात करते हैं, तो हमारे पास जो डेटा सेट है, जो डेटा है वो ऐसा होना चाहिए कि जब हम वहाँ पर नेक्स्टेड लेवल्स में हम वहाँ पर फैक्टर कैलकुलेट कर पाएँ। लेवल से इट मीन्स हमने रैंडम फैक्टर्स लिए या हमने 1 to 100 या 1 to 150 का हमारे पास एक स्लैब है, वहाँ से हमने एक सैंपल लिया, रैंडम सैंपल लिया। 151 to 300 का एक हमारे पास स्लैब है, वहाँ से हमने एक फैक्टर को वहाँ से हमने लिया, कैलकुलेशन किया और पॉसिबली हमने उनके अंदर भी सैम्पलिंग करके वहाँ से भी फैक्टर्स किया। तो ये सब जब हम मिक्स कर देंगे, ये हमारे एक हुआ रैंडम फैक्टर, एक हुआ फिक्स्ड फैक्टर, और यदि हम इन दोनों को भी मिक्स कर दें, कहीं पर हम सिक्वेंशियल कर रहे हैं, कहीं पर हम रैंडम कर रहे हैं, हम इन सबको मिक्स कर दें तो वहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो मिक्स मॉडलिंग हो जाएगा। वहाँ पर जो फैक्टर्स हैं आपके, जैसे हम बात करते हैं ना, हमारा एक सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक जगह हमने सबको हाइब्रिड कर लिया, मिक्स कर दिया तो हमारा हाइब्रिड हो जाता है, हायरार्किकल हो जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर यदि हम डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स का कैलकुलेशन करना शुरू कर दें तो हमारा जो है वो मिक्स्ड मॉडलिंग हो जाएगा।
मिक्स्ड मॉडल हो जाएगा या मिक्स्ड फैक्टर्स हो जाएगा, या हम उसको नेस्टेड फैक्टर्स भी वहाँ पर बोलने लगेंगे। तो ओवरऑल जो हमारी थ्योरी है वो थ्योरी कहीं ना कहीं सैंपल्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का मतलब हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और उस डेटा को हमको एनालाइज करना है। एनालाइज इसलिए करना है क्योंकि हमको नॉलेज फैच करनी है, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, और वो डिसीजन मेकिंग के लिए हम डिफरेंट फार्मूले से अप्लाई कर रहे हैं। हम इन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, और इन्फ्रेंस कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर रिग्रेशन डिस्कस किया, हाइपोथेसिस डिस्कस किया, और हम एनोवा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एनोवा का मतलब है वेरिएंस कैलकुलेशन करना, जो हमने फॉर्मूला देखा था, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखा था हमने। तो हम यहाँ पर वेरिएंस के थ्रू हम यहाँ पर इन्फ्रेंस कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, सारे डेटा पर यदि हम हमारे एनालिसिस को लगाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स भी बहुत बड़े रिजल्ट्स आएंगे, और उन रिजल्ट को समझना भी डिफिकल्ट होगा। तो वहाँ पर हम सैम्पलिंग के थ्रू ही एनालाइज करते हैं, हम सैंपल्स लेते हैं और सैंपल के थ्रू हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं। जब इनोवा टेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ भी हम सैम्पलिंग के थ्रू करेंगे, और यहाँ पर उसकी दो वैरायटी सैंपल्स की बेस पर हो गई। यदि हम सिक्वेंशियल सैंपल लें या फिक्स सैंपल लें तो हम वहाँ पर फिक्स फैक्टर यूज़ करेंगे। मल्टीपल सैंपल्स, रैंडम सैंपल्स लें और उनके अंदर नेस्टेड प्रोसीजर करके हम सैंपल्स लें तो वहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग हो गई। ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हमारा कहीं ना कहीं पूरा एनालिसिस का ही प्रोसीजर है, बट हम इसको हमारी टास्क अभी जो है यहाँ पर वो टास्क हमारी है एनोवा, वहाँ पर था रिग्रेशन और हाइपोथेसिस। In our subject we'll just have to understand the theoretical part and the fundamental part of these all things, because हमें हर चीज का मतलब समझ आना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। आवाज नहीं आ रही। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही है। आप लोग बताते भी नहीं हो कि आवाज नहीं आ रही है। आई एम रिपीटिंग द होल थिंग। हमने ये डेफिनेशन डिस्कस किया, और इस डेफिनेशन में हमने दो टाइप के हमारे इनोवा हमने डिस्कस किए, एक फिक्स्ड और दूसरा रैंडम। ठीक, फिक्स्ड के बाद में आया रैंडम। ये चीज़ डिपेंडेंट है सैंपल के ऊपर। सैंपल हमने यदि फिक्स्ड लिया है तो फिक्स्ड फैक्टर होगा, और रैंडम का मतलब हमने रैंडमली हमने सैंपल्स कहीं से फैच किए हैं। जब हम कहीं किसी अप्रोच में इन दोनों को मिक्स करके यदि हम अप्लाई कर दें तो वहाँ पर हमारा मिक्स्ड फैक्टर कहलाएगा, या हाइब्रिड अप्रोच हमारी वहाँ पर कहलाएगी। इनोवा का मतलब था वेरिएंस का एनालिसिस करना, और वेरिएंस को हमने डिटेल में समझा था। समझने वाली केवल इतनी ही चीज़ है इसमें थ्योरेटिकली। यदि आप फॉर्मूले पर जाना चाहेंगे तो मैं आपको फॉर्मूले भी प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। अब अगली बात, नेक्स्ट जो चीज़ है जो डिस्कशन वाली है वो ये कि मैं आप लोगों को मैंने नोट्स बनाने के लिए बोला था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे नोट्स व्हाट्सएप किए हैं। जिन लोगों ने मुझे नोट्स व्हाट्सएप नहीं किए वो बाकी के लोग मुझे नोट्स व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं टिक करता जा रहा हूँ किसके नोट्स मेरे पास आ गए, है ना। सजेशंस में प्रोवाइड कर दूंगा जो भी है, बट नोट्स मेरे पास सभी के आना चाहिए, अच्छे बुरे कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन नोट्स मेरे पास सारे के सारे आने चाहिए। तो आप सब मुझे व्हाट्सएप करिए, मेल पे भेजा दें, ठीक है सर। जस्ट सर गिव मी 1 मिनट सर, गिव मी जस्ट